हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लॉजिक क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में दोस्तों हमारा जो बीए सेकेंड ईयर के अंदर हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज को स्टार्ट किया था, इससे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों उसी सीरीज को हम अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज के अंदर। सबसे पहले जो दोस्तों हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर, कि इसके क्या स्रोत है जिससे जिनसे या जिनके माध्यम से हमें मध्यकालीन इतिहास के बाद से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसको पूरे विस्तार से और पूरे डिटेल से समझेंगे लेक्चर के अंदर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं उनको बता दूं जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं। दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सब्जेक्टों को आपके सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को पूरे विस्तार पूर्वक दोस्तों यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। इसी कारण से दोस्तों ये एक एनालाइज सेशन है जिसमें हर एक टॉपिक को पूरे विस्तार से फुल डिटेल में दोस्तों आपके साथ एनालाइज किया जाता है, और वो भी क्लास नोट्स के साथ में। लेक्चर मिलने के तुरंत बाद दोस्तों टेलीग्राम पर लेक्चर की लिंक के तुरंत बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास नोट्स अवेलेबल करवा दी जाती है, जिससे कि आप अपनी स्टडी को और बेहतरीन बना सके। दोस्तों इसी के साथ में हम आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए, आपके डाउट आप हमारे साथ शेयर कर सके, उसके लिए हम आपको व्हाट्सएप और कॉल जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों शुरू करेंगे अपना आज का सेशन शुरू करें दोस्तों, उससे पहले हम हमारे द्वारा कवर किए जा रहे सभी कोर्सेज के बारे में आपको बता दूं दोस्तों। हमारे द्वारा अभी फिलहाल दोस्तों इस ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर दोस्तों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, और वो भी दोस्तों पूरी तरह से निःशुल्क। कोई चार्जेस दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। कंप्लीट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर दोस्तों अभी राजनीति विज्ञान में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली सीरीज को लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 2 से 3 लेक्चर और मात्र उसमें बचते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारतीय राजनीति विज्ञान में ही राजनीति के मूल सिद्धांत वाला चैप्टर भी, कहें कि सब्जेक्ट भी दोस्तों लगभग कंप्लीट हो चुका है। 4 से 5 लेक्चर मात्र उसमें और होंगे, बाकी दोनों लगभग आप कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अभी चल रही है, जिस पर सेशन चल रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास अभी चल रहा है दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी, इस पर भी सेशन चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इस पर भी दोस्तों सेशन चल रहा है। और इन सब के अलावा फर्स्ट ईयर में ही भूगोल और समाजशास्त्र पर भी दोस्तों सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। शायद नेक्स्ट वीक से ही इन दोनों पर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें सेकेंड ईयर के स्टूडेंटों के लिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट यहाँ पर देख ले दोस्तों, राजनीति विज्ञान में प्रमुख देशों के संविधान वाली सीरीज में दोस्तों लगभग कंप्लीट होने वाली है। मात्र जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी अन्य शेष बचे हैं, बाकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में ही प्रमुख राजनीतिक विचारक अर्थात पॉलिटिकल थिंकर्स पर दोस्तों सेशन अभी चल रहा है। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अब हम ये स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पर भी दोस्तों बहुत जल्दी सेशन आने वाला है। तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर में भी दोस्तों 3 सब्जेक्ट अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, और उसके बाद में दोस्तों 3 सब्जेक्ट और बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा थर्ड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए दोस्तों राजनीति विज्ञान में लोक प्रशासन अभी चल रहा है। इसके अलावा अर्थशास्त्र में विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र पर भी सेशन चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास बहुत जल्दी आने वाला है, कमिंग सून। राजनीति विज्ञान में भारत की विदेश नीति, ये भी कमिंग सून में है दोस्तों, मतलब बहुत जल्दी ये भी आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक स्पष्ट बता दूं मैं आप लोगों को, कि जैसे कि दोस्तों थर्ड ईयर में आप लोक प्रशासन को देख रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आता है, किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में आता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में आप देखिए प्रमुख राजनीतिक विचारक अर्थात पॉलिटिकल थिंकर्स वाली जो सीरीज है दोस्तों, किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगी, किसी में थर्ड ईयर में और किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में। बाकी सिलेबस एकदम सेम है, टॉपिक सारे के सारे सेम है, कोई चेंजेस कोई बदलाव नहीं है।
ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये शेड्यूल है, इस प्रकार से हम हमारे द्वारा ये सभी कोर्सेज कंप्लीट कराए जा रहे हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क इसी ओपन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर ही। इन सब के अलावा दोस्तों आपके लिए देखिए, मैं बीए का ये सेशन ले रहा हूँ, ये एक ही बात को दृष्टि में रखते हुए ले रहा हूँ कि आप बीए के जस्ट बाद में किसी बड़े एग्जाम अर्थात कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी बैंकिंग, रेलवे या इस प्रकार के जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने वाले हैं। इसी दृष्टिकोण से दोस्तों मैं आपके साथ में ये सारे टॉपिक पूरे डिटेल में एनालाइज करता हूं, उसी को लेकर हम अभी से शुरुआत कर चुके हैं दोस्तों। आपके लिए मैं एक 15 से 20 मिनट की करंट अफेयर की क्लासेस डेली मॉर्निंग में 6 बजे लेकर आता हूं, उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वाकई आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है दोस्तों, तो करंट अफेयर की क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की, शुरुआत करते हैं सेशन की। और इन सबके अलावा प्लेलिस्ट आपको दिख रही है दोस्तों, सभी सब्जेक्टों की अलग अलग प्लेलिस्ट है प्लेटफॉर्म पर। चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां से आप अपनी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, और टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है दोस्तों, टेलीग्राम पर ही लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो सभी नोट्स आपको वहीं से मिलते रहेंगे, वहां से प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, शुरुआत करें सेशन की। सबसे पहले हम दोस्तों इसके अंतर्गत बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि हमारी आज फर्स्ट यूनिट है, और हमने सिलेबस में भी इसका जो है सिलेबस एनालाइज किया था। एक मिनट, ओके, सिलेबस एनालाइज किया था, तो उसमें हमने देखा था फर्स्ट यूनिट में ये प्रथम 5 टॉपिकों पर एनालाइज करने वाले हैं, 5 टॉपिकों पर एनालाइज करने वाले हैं दोस्तों। 5 टॉपिकों में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर, जो कि आज हम कवर करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे रजिया सुल्तान और बलबन को। फिर दोस्तों फोर्थ टॉपिक में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की विभिन्न युद्धों के बारे में या उनकी लड़ाइयों के बारे में, विजय सुधार के बारे में, और फिर लास्ट में हम इसी यूनिट के अंदर देखेंगे दोस्तों मंगोल आक्रमण। तो इस प्रकार से पूरे क्रम अनुसार ये इतिहास की सीरीज चलने वाली है दोस्तों। बस कंडीशन आपके लिए यही है, मैं आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपको पूरे विस्तार से एनालाइज करवाना हूं प्रत्येक टॉपिक को। बस आपके साथ में सिर्फ एक ही कंडीशन है दोस्तों कि आपको किसी भी लेक्चर को छोड़ना नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो कंटिन्यूसली आपको बने रहना है, छोड़ना नहीं है किसी भी लेक्चर को, क्योंकि अगर एक जगह से लिंक टूटती है तो दोस्तों फिर वो लिंक जुड़ नहीं पाती है और आपके सर पे बर्डन बढ़ने लगता है। और अगर आप मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आप भली भांति रूप से जानते होंगे दोस्तों कि मैं हर एक टॉपिक को पूरे स्टोरी वाइज पढ़ाता हूं, एक दूसरे टॉपिक से लिंक करके पढ़ाता हूं, जिससे कि आपके मस्तिष्क में पूरी लिंक एक दूसरे से जुड़ जाए, बन जाए, और आप उसको आसानी से भूल नहीं पाए, ठीक है ना। तो दोस्तों बीए के अंदर भले ही पढ़ रहे हो आप, लेकिन एक तरह से मेरे दृष्टिकोण के अनुसार दोस्तों आप एक तरह से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी दृष्टिकोण से और उसी लेंथ के साथ में मैं आपको प्रत्येक टॉपिक एनालाइज करवाता हूं। चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे अपने सेशन की एक मोटिवेशनल विचारों के साथ में, एनर्जी बूस्टर के साथ में, जिससे कि पूरा सेशन आप पूरे एनर्जेटिक रूप से ले सके। और दोस्तों सिर्फ सेशन वाली ही बात नहीं है, बल्कि आपकी पूरे भविष्य की बात है, पूरे जीवन की बात है। जीवन दोस्तों आपका अभी विद्यार्थी जीवन है, आपका आप पर ही पूरा विश्व निर्भर करता है अभी। तो इसलिए थोड़े जागृत हो जाइए और थोड़े समझ जाइए, सिर्फ बीए है ये सोच करके निष्क्रिय ना हो, थोड़े सक्रिय बने, अपने कार्य को लेके सक्रिय बने दोस्तों। एनर्जी बूस्टर में आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक छोटे से कुछ शब्द है, जो कि अपने आप में दोस्तों बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अगर आपने इनको समझा तो शायद ये आपके जीवन में उतरकर आपको अंदर से मोटिवेट करेंगे, अंदर से एनर्जी देंगे, जिससे कि आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी और आप अपने लक्ष्य को लेकर और जागृत हो जाएंगे। इस प्रकार है, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विक्रय शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो दोस्तों जिस प्रकार से जब तक आपके सामने विपरीत परिस्थितियां नहीं आती है, तब तक आपको अपने जीवन का वास्तविक महत्व आपको समझ नहीं आता है। अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं दोस्तों, अभी हो सकता है कि नकारात्मक परिस्थितियां आपके सामने कम आती हो,
कम आती हो, लेकिन हमेशा हमेशा वेलकम करके रखिए उन नकारात्मक परिस्थितियों का, उन विपरीत परिस्थितियों का हमेशा वेलकम करके रखिए, जो कि आपको वास्तविक रूप से एक इंसान बनाएगी और वास्तविक रूप से सफलता के मार्ग की ओर धकेलेगी आपको, है ना। तो जब तक दोस्तों, तो उन परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं है। देखिए, एक धारा में, अर्थात कि एक धारा में तो दोस्तों कोई भी बह सकता है, एक निर्जीव वस्तु भी बह सकती है, लेकिन विपरीत धारा में बहना एक सजीव वस्तु की ही पहचान है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ में अपने आज के सेशन को। और आज का सेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और मैं उन सभी मित्रों से बोल दूं जो पहली बार सेशन पर आए हैं और पहली बार हमसे किसी सब्जेक्ट की शुरुआत में मिल रहे हैं। दोस्तों, जब भी किसी सब्जेक्ट की हम शुरुआत करते हैं तो 3 से 4 लेक्चर में हमारा डिस्कस ज्यादा होता है। ठीक है। इस कारण से, ताकि हम उस सब्जेक्ट से संबंधित सभी शब्दावलियों को बातों के माध्यम से समझ सके। इसलिए शायद आपको लग रहा होगा कि शायद 10 से 12 मिनट तो सर ने बातें करने में ही निकाल दिया और अभी तक सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में जो पहले 2 से 3 क्लासेस होगी हमारी, उसमें डिस्कशन ज्यादा करना आवश्यक है, ताकि आप इस सब्जेक्ट की रूपरेखा को बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और शुरुआत में दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि आज के इस लेक्चर का मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रथम यूनिट के प्रथम टॉपिक का सारांश क्या है दोस्तों, कि इसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस सारांश के अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आप स्रोतों को समझिए। स्रोत क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं। स्रोतों को चलिए हम स्लाइड के अंदर ही समझेंगे, क्लास अंदर समझेंगे चलकर। इसके अलावा दोस्तों, ये 4 प्रकार के स्रोतों पर हम इस सेशन में कंप्लीट चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फारसी और अरबी साहित्य। इसके बाद देखेंगे हम हिंदी, संस्कृत और स्थानीय साहित्य। ठीक है। और फिर पुरातात्विक साधन और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये 4 प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत है, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत है। अब जिनको, जो भी छात्र अपडेटेड है, जो छात्र ईमानदारी से अध्ययन कर रहे हैं, वो फट से समझ गए होंगे सर कि पूरे मध्यकालीन इतिहास है। तो मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज्यादा हमें अध्ययन करना होगा फारसी और अरबी साहित्य का। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन इतिहास पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा है, मुगल प्रशासन का रहा है, मुगलों का रहा है। अब जब मुगलों का शासन रहा है देश में मध्यकालीन पूरे इतिहास में, तो उनकी भाषा कौन सी थी? अरबी फारसी थी। तो इसलिए अरबी और फारसी के स्रोतों पर हम ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जानेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस जो स्रोत है, स्रोत का अर्थ क्या होता है, स्रोतों का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, स्लाइड में भी आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन इससे पहले आप इसका व्यवहारिक पक्ष समझ ले, ताकि आपको आगे चलकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इतिहास के स्रोत का अर्थ होता है, देखिए वो शायद दोस्तों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी बताना मेरा एक कर्तव्य है, जो उनको भी मैं बता रहा हूं। क्योंकि हालांकि मानता हूं ये बच्चों वाली कहानी है, सब बेसिक सी चीजें हैं, है ना। लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको नहीं पता कि स्रोत का मतलब क्या हुआ इसके अंदर। दोस्तों, स्रोत का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे हम बात करते हैं, देखिए जब हमने फर्स्ट ईयर के अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास स्टार्ट किया था, तो वहां पर भी सबसे पहला लेक्चर हमारा प्राचीन भारत के स्रोतों पर ही था। तो स्रोत का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को जानने के, अर्थात जैसे मध्यकालीन इतिहास में हम स्रोतों पर बात कर रहे हैं, स्रोतों पर बात कर रहे हैं, तो स्रोत का मतलब हुआ कि मध्यकालीन भारत के बारे में जहां से हमको जानकारी प्राप्त होती है, उसी को हम स्रोत बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो अब इस स्रोतों के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्रोत थे, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी, कौन कौन से ऐसे स्थान थे, या कौन कौन ऐसे व्यक्तित्व थे, या कौन कौन सा ऐसा समय काल था जिसके द्वारा हमें हमारे भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर हुआ है ना। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अब जरा इस स्रोत वाली व्याख्या को समझ लेते हैं, हम लोग व्याख्या को पर चलते हैं। मध्यकालीन इतिहास प्राचीन इतिहास से अधिक स्पष्ट है। क्या कहा इस लाइन में? मध्यकालीन इतिहास जो है प्राचीन इतिहास से अधिक स्पष्ट है। भाई जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि देखिए प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमारे पास में संसाधन कम थे, बहुत कम संसाधन थे प्राचीन इतिहास को। भाई अभी से अगर हम हजारों लाखों साल पहले की बात अगर करेंगे, 10,000 साल 20,000 साल पहले की अगर बात करेंगे, तो कहां से लाएंगे उसको जानने के स्रोत?
है ना। तो उसके स्रोत हमारे पास में कम थे, इस कारण से वो ज्यादा स्पष्ट नहीं है। लेकिन मध्यकालीन इतिहास एक ऐसा समय काल रहा है हमारे देश में जिसके बारे में हम सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो हमारा प्राचीन साहित्य, हमारा जो प्राचीन इतिहास था दोस्तों, वो उसका मूल रूप से वो जो है धार्मिक था, मूल रूप से धार्मिक था। लेकिन मध्यकाल में ये समस्या नहीं है। इस युग में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई है जो कि आज भी वर्तमान में भी हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे पास है, जिनके माध्यम से हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मुस्लिम इतिहासकारों के ऐतिहासिक अभिलेख, यात्रा विवरण, शिलालेख, सिक्के, सुल्तानों की आत्मकथाएं, ये सब मध्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत रहे हैं। तो ऐतिहासिक अभिलेख अर्थात कि जैसे कि दोस्तों चार मीनार, ताजमहल, है ना, तो ये सब क्या है, ये दोस्तों अभिलेख ही तो है हमारे, है ना, ये अभिलेख ही है। उस समय के यात्रा के विवरण, जैसे कुछ यात्री रहे हैं, विदेशों के रहे हैं, कुछ विदेशों से कुछ लोग आए थे भारत में यात्रा करने के लिए, भारत में घूमने फिरने के लिए, भारत की व्यवस्था को देखने के लिए, तो उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो भी हमारे आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत है। इसके अलावा उस समय के अभिलेख है, शिलालेख है, माफ करना, सिक्के हैं, सुल्तानों की आत्मकथा है, तो इन सब से हमें कहीं ना कहीं मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त हो ही जाती है। ठीक है। इस सब के अलावा मध्यकाल के इतिहासकारों ने अपनी आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया है, तो यहाँ पर कोई भ्रांतियां भी नहीं है, है ना। एक वो अलग बात है कि भले इसे देखिए, जिन्होंने रचना की है ग्रंथों की, जिन्होंने भी लेख लिखा है, उन्होंने आंखों देखी घटनाएं लिखी है। लेकिन दोस्तों एक कमी यहाँ पर भी थी, और वो कमी ये थी कि जिसने भी ये लेख लिखे हैं, जो यात्री रहे हैं, जो लेखक रहे हैं, उन्होंने राजाओं का संरक्षण में, राजाओं के संरक्षण में ये कहानियां लिखी है, अर्थात राजाओं के राज्य में रहते हुए कहानी लिखी है। तो वो कभी भी जिस राजा के संरक्षण में रहेंगे, उस राजा के बुरे जो नकारात्मक पक्ष है उसके बारे में कभी नहीं लिखेंगे, बल्कि सकारात्मक पक्षों के बारे में ही लिखेंगे, है ना। तो ये हालांकि हमारे मध्यकालीन लेखकों की एक कमी या दुर्बलता रही है। इन ग्रंथों की विशेष सामग्री निष्पक्ष नहीं कही जा सकती, निष्पक्ष नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये लेखक दरबारी मामलों में भाग लेते थे, अर्थात दरबारों में ही रहते थे, उन मामलों में भाग नहीं लेते थे। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से दोस्तों व्याख्या आपको क्लियर हो चुकी होगी, इसका एक बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था। अब हम बात करेंगे, डायरेक्टली मूव करेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो हमने बात की थी किस पर, ये फारसी और अरबी साहित्य, फारसी और अरबी साहित्य जो एक नंबर पॉइंट पर है, फारसी और अरबी साहित्य पर हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद में हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे, है ना, हिंदी, संस्कृत, पुरातात्विक या विदेशी यात्रियों के विवरण, इन सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं फारसी तथा अरबी साहित्य। तो फारसी और अरबी साहित्य के अंदर याद रखिए मुगल काल था, मुगल काल था। तो इस मुगल काल में जो यात्रा करने वाले थे, जैसे कि देखिए दोस्तों, सब मुगल कहां भारत के तो थे नहीं, सब बाहर से आक्रमणकारी आए थे, आक्रमणकारी थे। तो इन्होंने जब आक्रमण किया भारत पर जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो उन शासकों के साथ में, उन आक्रमणकारियों के साथ में जो है कुछ लेखक भी आते थे साथ में, उनके साथ ही रहते थे। तो वो लेखक भी आए और उन्होंने उन राजाओं के संरक्षण में रहते हुए कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की है। तो उन्हीं प्रकार के कुछ ग्रंथों में से दोस्तों ये कुछ 6 से 7 प्रकार के, 5 से 6 प्रकार के जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ आपके सामने दिख रहे हैं आपको। जैसे कि दोस्तों, हालांकि इनको पूरे डिटेल में भी अंदर चल के समझेंगे, जैसे तारिक उल हिंद, चचनामा, ताजुल नासिर, तारिक ए फिरोजशाही, तबकात ए नासिरी, किताबुल रहला, या अमीर खुसरो के द्वारा लिखित विभिन्न ग्रंथ, अमीर खुसरो के द्वारा, क्योंकि अमीर खुसरो का नाम विशेष यहाँ लिया जाता है क्योंकि इनके द्वारा बहुत ज्यादा ग्रंथों की रचना की गई थी। तो इन सभी को एक बेसिक से, जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक हो सकते, इतना से ज्यादा नहीं दूंगा आप लोगों को, ताकि जिससे कि आपका ऊपर बर्डन बन जाए। एक बेसिक सी बातें हम इसमें डिस्कस करते हुए चलते हैं। सभी ग्रंथों में जितने भी ये अरबी फारसी के ग्रंथ रहे हैं, सातों ग्रंथ पर हम थोड़ा थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं, जो कि आवश्यक है, जो याद रखने लायक है। तो दोस्तों ये जो ग्रंथ है कौन सा, तारिक उल हिंद, जो तारिक उल हिंद ग्रंथ है, ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, अलबरूनी के द्वारा। बस आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। सबसे पहले इस ग्रंथ का नाम तारिक उल हिंद, तारिक उल हिंद कई सारे कुछ स्टूडेंटों को आसानी से याद हो जाएगा, और कुछ स्टूडेंटों को याद करने में थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को कष्ट देना पड़ेगा, है ना। तो जिनको कष्ट नहीं देना है, जिनको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, उनसे भी मेरा विशेष अनुरोध है कि लापरवाही ना करें,
है ना। और इनके नाम से लेकर के इसकी में विशेषताओं को विशेषकर याद रखें। और जिनको थोड़ा दिमाग को जो है कष्ट देना पड़ रहा है, जिनको याद ये शब्द याद नहीं होते हैं, उन दोस्तों से मेरा विशेष निवेदन है कि इस प्रकार जो शब्दावलियां आपको याद नहीं होती है, उन शब्दावलियों को दोस्तों, उन शब्दावलियों को अपने सामने, मतलब उसको किसी पेपर पर लिख करके अपने सामने चिपका ले, अपने सामने अपनी दीवार पर, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका ले, ताकि वो बार बार आपके सामने रिपीट होंगे, तो वो जो शब्दावलियां हैं वो जीवन भर के लिए आपके सामने, आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेहतर तरीका दोस्तों यही है। बाकी सब भ्रांतियां हैं, सब फोकट की बकवास से है कि आप ऐसा करो वैसा करो, सब बकवास है। थोड़ा सा इसको जब तक आप तकलीफ नहीं देंगे ना, तब तक आप इसको जो है याद नहीं करवा पाएंगे। बहुत नोटी बॉय है, इसको याद करवाने के लिए इसको तकलीफ देनी ही पड़ेगी, दो लगा के देने ही पड़ेंगे इसमें, तभी जाके इससे याद होगा। तो विशेष करके मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, जो शब्दावलियां आपको परेशान करती है, देखिए इतिहास में शब्दावलियां परेशान करेगी। प्राचीन इतिहास में जिस प्रकार से आपको फर्स्ट ईयर में प्राचीन इतिहास की शब्दावलियों ने बहुत ज्यादा परेशान किया था, उसी प्रकार से जिन स्टूडेंट्स ने मध्यकालीन इतिहास को पहली बार पढ़ रहे हैं या अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको भी कुछ ऐसी शब्दावलियां इसमें देखने को मिलेगी जो आपको परेशान करेगी। तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप उसको एक पेपर में लिखकर और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका ले, और कुछ दिनों तक वहीं पर लगी रहने दें उसको, जब तक वो आपको अच्छे से रटा ना जाए, है ना। बार बार रिपीटेशन होगा उनका, बार बार रिपीटेशन होगा तो वो अपने आप याद होते चली जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, तो दोस्तों तारिक उल हिंद जो ग्रंथ था, ये ग्रंथ है दोस्तों अल बरूनी का। तो एक फैक्ट आपके लिए ये आवश्यक हो गया है, अल बरूनी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। तो ये अल बरूनी आया कब था दोस्तों? तो ये देखिए, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय ये भारत में आया था, और उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें तारिक उल हिंद विशेषकर से प्रचलित था, विशेष उल्लेखनीय है। इस ग्रंथ में उसने 11वीं सदी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म का आंखों देखा वर्णन किया है। तो दोस्तों इसमें आपको जो विशेषकर याद रखना है कि तारिक उल हिंद जो ग्रंथ है ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ ये ग्रंथ जो है, ये अल बरूनी जो था दोस्तों, ये महमूद गजनबी के समय आया था। महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय आया था। और इन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का, ठीक है। तो तारिक उल हिंद में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? तो दोस्तों भारत के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो हिंदू साहित्य के बारे में, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा विवरण इसने लिखा था, तो यही हमको देखने को यहाँ पर मिलेगा। इस ग्रंथ के अध्ययन से तात्कालीन सामाजिक दशा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। ये ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया था, तो एक फैक्ट आपके लिए ये तैयार हो चुका है। तो ये जो तारिक उल हिंद ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? तो ये आपके लिए अरबी भाषा में लिखा गया था। और जो फैक्ट मैं आपको यहाँ नोट करवा रहा हूं, संभवतः हो सकता है कभी आपके एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ये फैक्ट 100% काम आने वाले हैं। इसके अलावा बीए कंप्लीट होने के बाद या बीए कंप्लीट होने से पहले अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो भी दोस्तों आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास में यही सब कुछ पढ़ना है, यही सारे फैक्ट पढ़ना है। कि अलग से मध्यकालीन इतिहास आपके लिए बनकर नहीं आएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी करने जा रहे हैं तो भी अलग से इतिहास बना के नहीं देंगे आप लोगों को, यही पढ़ना है, सब कुछ ही पढ़ना है ना। तो चिंता ना करें, जो फैक्ट मैं आपको देते जा रहा हूं हो सके तो उसकी शॉर्ट नोट तैयार करते चले, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें आपको 3-4 बातें याद रखनी है, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है चचनामा। तो प्रारंभ में ये अरबी भाषा में लिखा गया था। चचनामा जो है शुरुआत में जब ये लिखा गया था तब ये किस भाषा में दोस्तों? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। बाद में मोहम्मद अली कोफी ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जब ये लिखा गया था चचनामा, तो ये अरबी भाषा में था। बाद में मोहम्मद अली कोफी ने इसका अनुवाद किया फारसी भाषा में। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले और बाद के सिंध इतिहास का वर्णन इसमें मिलता है। तो मोहम्मद बिन कासिम, दोस्तों ये नाम भी याद रखते चले, मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि जैसे हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे वैसे ही जो है ये सब नाम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के समय से लेकर के उसके कुछ समय बाद तक का वर्णन जो है आपको चचनामा में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ताज उल नासिर। इस ग्रंथ का लेखक जो है हजम निजामी था। इस ग्रंथ का लेखक हजम निजामी था। इस ग्रंथ में 1192 में
1192 ईस्वी से 1228 ईस्वी तक भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो दोस्तों जो ये ताज उल नासिर ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भारत के उस समय के तत्कालीन अगर बात करें दोस्तों, तो 1192 से लेकर के 1228 तक के समय का इसमें विवरण आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ में राजनीतिक, देखिए जो समय बताया गया आपको 1192 से 1228 तक का, इसके बीच का जो समय रहा है, जो समय काल रहा है, इस समय की राजनीतिक घटनाओं का तो वर्णन इसमें मिलेगा ही ताजुल नासिर में। इसके अलावा उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का भी वर्णन इसमें किया गया है। सामाजिक और धार्मिक स्थिति का भी इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है तारिक उल फिरोज शाही। तारिक उल फिरोज शाही, ये बार बार नाम इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ना सुनने की हैबिट हो जाए और सुनते सुनते ही आपको याद भी होते चले। तो क्या है तारिक ए फिरोज शाही, है ना। इन नामों को आप रटेंगे, जरूरी है रटना, याद रखिए। पूरे इतिहास में बार बार रिपीटेशन होने वाला है इनका। ये मत सोचिए कि ये चैप्टर छोड़ देंगे तो बस इन शब्दों से बच जाएंगे। बचना नहीं है दोस्तों, बचना नहीं है ना, बचना नहीं है। चुनौतियों का सामना करना सीखो। जियाउद्दीन बर्नी ने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा था। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस ग्रंथ में हमें सुल्तान बलबन खिलजी सुल्तानों के, तुगलक सुल्तानों के शासनकाल के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों तारिक ए फिरोज शाही ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ था। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ था जियाउद्दीन बर्नी का। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि इस ग्रंथ में दोस्तों बहुत आवश्यक है कि बहुत ही प्रभावशाली शासकों के बारे में लिखा गया था। जैसे कि सुल्तान बलबन के बारे में या तुगलक सुल्तानों के बारे में या उनके शासनकाल के बारे में विस्तार से इस ग्रंथ में जानने को मिला। इस कारण से दोस्तों ये ग्रंथ बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा तबकात ए नासिर नेक्स्ट है तबकात ए नासिर। इस ग्रंथ में मोहम्मद गोरी की भारत विजय से लेकर 1260 ईस्वी तक का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये जो तबकात ए नासिर है, तबकात ए नासिर ग्रंथ है, इस तबकात ए नासिर में मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय से लेकर के 1260 ईस्वी तक का भारत के बारे में जानकारी हमें इस तबकात ए नासिर से प्राप्त होती है। लेखक इसके हैं मिन्हास उस सिराज। थोड़ी बहुत दोस्तों मिस्टेक अगर होना तो प्लीज इसको आप स्वयं ठीक कर ले। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि देखिए कुछ शब्दावली ऐसी भी है जो जरूरी नहीं कि सब कुछ मुझे याद भी हो, है ना। अब जैसे ये मिन्हास उल सिराज है दोस्तों, इसमें सिर्फ मुझे नाम याद था मिन्हास, है ना। अब ये उस है या उल है, उल सिराज, तो कहीं कहीं शब्दावली को थोड़ा बहुत हेरफेर हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस हो दोस्तों तो हो सकते हैं कि पीपीटी टाइप करने वाले अलग कुछ बच्चे हैं तो वो पीपीटी टाइप करते हैं, थोड़ी बहुत मिसप्रिंट उन लोगों से हो जाती है ना। तो इससे ज्यादा मैं भी माइंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो भी अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए। 12th क्लास वाले बच्चे हैं, है ना, 12th क्लास वाले बच्चे, एक 11th वाला है 12th वाले, तो ये आपके लिए पीपीटी तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा सोचिए, एक दिन में 3 पीपीटी तैयार करके देते हैं वो लोग मुझे, और एक पीपीटी में 4 से 5 घंटे लगते हैं। अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों आप लोग कितनी मेहनत आप लोगों के लिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी हमारी टीम कर रही है। तो थोड़ा सा बस है ना, आप भी थोड़ा समझते चले। इसके अलावा दोस्तों जो आप देख रहे थे तबकातुल नासिर, इनके जो रचयिता है अर्थात इस ग्रंथ को लिखने वाले मिन्हास उस सिराज, दोस्तों इन्होंने मोहम्मद गोरी के समय के शासनकाल के बारे में लिखा और उनकी भारत विजय के बारे में लिखा है। और मोहम्मद गोरी की भारत विजय से लेकर के 1260 ईस्वी तक का पूरा इतिहास इसमें देखने को मिलेगा। उसको 13 भागों में बांटा गया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है किताब उल रहला दोस्तों, ये रहला किताब भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। तो किताब उल रहला को इब्न बतूता ने लिखा था। किसने? इब्न बतूता ने लिखा था, जो यात्री के रूप में भारत आया। रहला में भारत की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का बहुत ही पर्याप्त रूप से कहें कि विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। गयाउद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, उसकी डाक व्यवस्था के बारे में, उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का भी इसमें वर्णन आपको देखने को मिलेगा। उसने दिल्ली नगर, विभिन्न नगरों के बाजार, भारतीय उत्सव, मेले, पशु पक्षी, वेशभूषा, बंगाल, कुल मिलाकर के कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें।
है ना। तो किताब उल रेला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है, जिसके बारे में हमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानने के लिए जानकारियां वहां से मिलती है, अर्थात ये हमारे स्रोत है। और इसके रचयिता कौन है? इब्न बतूता। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तो शायद कोई ऐसा भारतीय ना हो जो जानता ना हो दोस्तों। और वैसे भी आप सेकेंड ईयर में है तो आपको तो पता होना ही चाहिए, अगर आपने हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, या उर्दू वाले स्टूडेंट भी अमीर खुसरो के बारे में भली भांति रूप से परिचित होंगे, है ना। तो दोस्तों अमीर खुसरो ने कई सारी रचनाएं की है, और ये भी संभवतः मध्यकालीन इतिहास, मध्य युग के समय के ही थे। तो इस कारण से इन सभी रचनाओं से भी हमें कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखने को मिलता है, अर्थात कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान कवि था। खुसरो ने बहुत बड़ी संख्या में, मतलब बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। जैसे मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। जैसे कुछ ग्रंथ तो अलग, सब ग्रंथों को तो मैं लेकर नहीं आ सकता यहाँ पर, लेकिन कुछ ग्रंथ आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जैसे किरण उस सादेन, मिफ्ता उल फुतू, नुहू सिपीहर, आशिक, तुगलकनामा, और खजायन उल फुतू, या तारीख ए अलाई। तो ये इस प्रकार से कुछ ग्रंथों के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए। आप लोगों के लिए इनमें से कुछ ग्रंथों को आप याद कर लेंगे, ताकि आप अमीर खुसरो के द्वारा लिखित जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका एग्जाम्पल आप दे पाए। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा जो अरबी फारसी के जो साहित्य थे, जितने साहित्य थे, ये होते हैं कंप्लीट। सेकंड हम मूव कर रहे हैं अब हिंदी, संस्कृत और स्थानीय भाषा का साहित्य पर। कि दोस्तों उस समय, अर्थात कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य में जो मध्यकालीन भारतीय जो समय था दोस्तों, जो समय काल था, उस समय काल में कुछ ऐसे हिंदी के ग्रंथ भी थे, संस्कृत के ग्रंथ भी थे, या कहें कि कुछ ऐसे ग्रंथ भी थे जो क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए थे, है ना। यहाँ पर छोटा सा बस ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप समझते चले। कुछ हिंदी में लिखे हुए ग्रंथ थे, कुछ संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ थे, और वहीं कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो क्षेत्रीय भाषाओं में, स्थानीय, अरे भी अपने अपने क्षेत्रों की भाषाएं नहीं होती कि जैसे आज भी, जैसे मध्य प्रदेश देखोगे तो कुछ और भाषा, थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की भाषा शैली में कुछ और चेंजेस देखने को मिलेगा, राजस्थान में कुछ और चेंजेस। इस प्रकार से जो चेंजेस था, अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं के हिसाब से भी दोस्तों कुछ ग्रंथ लिखे गए थे। तो उनके बारे में जैसे एक छोटा सा जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं। सल्तनत काल के इतिहास की बहुत कुछ जानकारी हमको हिंदी, संस्कृत और स्थानीय भाषा की या स्थानीय शासन के साहित्य से भी मिलती है। इस काल में दोस्तों रामानुज ने, देखिए अब इस काल में कुछ ग्रंथ हैं उस समय के, जैसे रामानुज ने ब्रह्म सूत्रों पर टीकाएं लिखी थी। ब्रह्म सूत्रों पर टीकाएं लिखी थी किसने? रामानुज ने। तो ये ऐसे फैक्ट आपको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि ब्रह्म सूत्रों की टीकाएं किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। उसके अलावा पार्थ सारथी ने कर्म मीमांसा पर ग्रंथ लिखे। कर्म मीमांसा पर किसने? पार्थ सारथी ने। जयदेव ने गीत गोविंद, हर के ललित, विग्रह या प्रसन्न राघव नाटकों की रचना की। जयसिंह सूरी ने एक मिनट, जयसिंह सूरी ने हमीद मदन की स्थापना, मदन का जो है रचना की। हिंदुओं के प्रसिद्ध कानून ग्रंथ मिताक्षर इसकी रचना की। विज्ञानेश्वर ने इसी काल में की थी। तो जो विज्ञानेश्वर ने दोस्तों मिताक्षर की स्थापना की थी, और ये मिताक्षर एक प्रसिद्ध कानून पर लिखा गया एक ग्रंथ था मिताक्षर, ठीक है ना। वो कल्हड़ की राजतरंगिणी इसी काल में लिखी गई थी। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये राजतरंगिणी। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ है, और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। कौन? राजतरंगिणी। संभवतः आपको आगे चलकर धीरे धीरे सबके बारे में पूरा विस्तार से जानने को मिलेगा, विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो ये सिर्फ देखिए स्रोत पर अभी हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इनके नाम जानेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। आप सोच रहे हो कि सर इनके बारे में डिटेल में क्यों नहीं जा रहे आप लोग, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि कल्हड़ की राजतरंगिणी बोल दिया, या हमीद की मदन, या जयसिंह सूरी की हमीद मद या मदन बोल दिया, तो इन सब पर विस्तार से बात क्यों नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये स्रोत की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना देखना है इस पूरे सेशन में कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोत कौन कौन से थे।
तो पहले हमने अरबी फारसी स्रोतों पर बात कर ली, कुछ 7 स्रोतों पर। अब हम इसमें बात कर रहे हैं हिंदी, संस्कृत और स्थानीय भाषा वाले स्रोतों पर। तो भाई ये इस प्रकार के कुछ स्थानीय भाषा के स्रोत थे। ये स्थानीय भाषा के स्रोत थे कि प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में से भी हमें कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है, ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। जैसे चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो। अब दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऐसे साहित्य थे, नाटक थे, कलाएं थी, कविताएं थी, कहानियां थी, जो स्थानीय भाषा में लिखी गई थी। बहुत सारे लेखक थे जिन्होंने सिर्फ अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग के द्वारा कुछ नाटकों की रचना की थी, कुछ उपन्यासों की रचना की थी, कुछ कहानी लिखी थी, कुछ निबंध लिखे थे, कुछ दोस्तों कई प्रकार के जो है यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए थे, साहित्य लिखे गए थे। तो प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में भी हमें कई सामग्री प्राप्त होती है। जैसे चंद बरदई के पृथ्वीराज रासो के समय के जानकारी, पृथ्वीराज रासो के समय की जानकारी होती है चंद्रबरदई से। और हमीर रासो तथा हमीर काव्य में से हमें रणथंभौर के राजा हमीर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं इसी प्रकार मैथिली, संगला, राजस्थानी तथा मराठी में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। तो इस प्रकार से दोस्तों विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से भी हमें हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। पुरातात्विक साधन। अब देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट में है आपके पुरातात्विक साधन तो क्या होते हैं पुरातात्विक साधन? कई सारे दोस्तों को तो अब इसमें ही समस्या आ जाएगी, सर ये पुरातात्विक साधन क्या होता है, ये कौन सी बला आ गई, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, पुरातात्विक साधन क्या होते हैं? थोड़ा सा पानी पी ले, तब तक आप थोड़ा स्लाइड को पढ़ ले। पुरातात्विक साधन, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पुरातात्विक साधन का मतलब होता है, देखिए अभी क्या देखा आपने, अभी साहित्यों पर बात कर रहे थे, हम ग्रंथों पर बात कर रहे थे, है ना। फारसी अरबी फारसी के ग्रंथ देखते थे हमने, हिंदी संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं के ग्रंथ देखते थे। अब हम बात करें पुरातात्विक साधन, तो भाई कुछ ऐसे साधन भी थे जिनको देखकर या जिनका विश्लेषण करके हमें उस समय अर्थात कि मध्यकाल के समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे कौन साधन थे? तो मध्यकाल के समय के या कहें कि मुगल काल के या दिल्ली सल्तनत के समय के हमें कुछ पुरातात्विक साधन जैसे कि सिक्के भी मिले हैं, है ना, कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उस समय की धरोहर जैसे लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मध्यकाल के समय में डेवलप हुई इमारतें, यही तो पुरातात्विक साधन कहलाएंगे, हमारे पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे, जिससे कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करवाते हैं। ये वो स्रोत यही वो स्रोत है, ठीक है ना। तो सल्तनत काल के इतिहास की जानकारी पुरातात्विक साधनों से भी हमको प्राप्त होती है। इस काल में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो अब अगर मध्यकाल की हम बात करें तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सबसे पहले एक मस्जिद बनवाई थी और उस मस्जिद का नाम था दोस्तों कुतुब उल इस्लाम। तो ये जो मस्जिद थी दोस्तों, ये मस्जिद बनाई गई थी सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और जब आप इतिहास के सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसका जो इस मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया, तो इस मस्जिद का नाम आपको याद रखना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये पहली मध्यकाल में स्थापित हुई पहली मस्जिद थी, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई थी, बनवाई गई थी मतलब, है ना। तो क्या नाम इसका? कुतुबुल इस्लाम। इसके अलावा यह मस्जिद एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर मंदिर की सामग्री से बनाई गई थी। इससे सिद्ध होता है कि उस समय अनेक हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया था, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों आपने जब प्राचीन इतिहास देखा, तो प्राचीन इतिहास में भारत की अगर हम बात करेंगे, प्राचीन इतिहास में तो हिंदू परंपरा पर ही पूरा भारत चला आ रहा था, ठीक है ना। तो मध्यकाल की शुरुआत कैसे होती है? जब कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो वहीं से मध्यकाल की शुरुआत होती है, वही मुगल शासकों के द्वारा,
है ना। तो उस समय दोस्तों देखिए, कोई भी किसी पर आक्रमण करता है तो वो अपनी संस्कृति का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है। तो यही मध्यकाल में हुआ। तो इसी से दोस्तों देखिए, किसी भी काल की शुरुआत कैसे होती है, आप क्या इसके आपको लेकर आपकी इसको लेकर क्या धारणा है कि किसी काल की शुरुआत होती किस प्रकार से? तो किसी भी काल की शुरुआत जो होती है ना, वो शुरुआत होती है दोस्तों जब उसकी सामाजिक व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था में, राजनीति, इन सारी व्यवस्थाओं में जब एकदम परिवर्तन आ जाए, एकदम परिवर्तन आने लगे, तब जाकर के काल परिवर्तित होता है। तो जैसे ही हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास के बाद में हम इसको फिर मध्यकाल बोलने लग गए। तो ये जो काल में परिवर्तन हुआ ना, वो परिवर्तन कैसे हुआ? मुगलों के आक्रमण से। क्योंकि मुगलों के आक्रमण से भारत की राजनीति पर प्रभाव पड़ा, उसके अलावा धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, इसके सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, कई प्रकार के सभी क्षेत्रों में प्रभाव देखे गए। उसी प्रकार से जब मध्यकालीन इतिहास से हम निकलकर आधुनिक इतिहास में पहुंचते हैं, तो आधुनिक इतिहास किसको कहते हैं? जैसे दोस्तों अंग्रेजों का आगमन हुआ भारत में, विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ भारत में, तब भी ये सारे क्षेत्र प्रभावित हुए, है ना। तो वैसे ही फिर एक नया नया दौर शुरू हो चुका था। तो इसी प्रकार से दोस्तों, तो जो ये मुस्लिम आक्रमणकारी थे, इन्होंने विभिन्न प्रकार की मस्जिद, मंदिर, जो मस्जिदों का निर्माण करवाया था, वो कहीं ना कहीं दोस्तों इस प्रकार की सामग्रियों से किया था, जिससे कि अन्य वो अपने संस्कृति को स्थापित कर सके, है ना। जैसे दोस्तों अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है इसका 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है। उसका निर्माण भी संस्कृत विद्यालय की इमारतों को तोड़कर किया गया था, है ना। तो अजमेर में दोस्तों जो एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद आज भी स्थापित है, आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। उस की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर संस्कृत में लिखे हुए श्लोक आज भी आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से इस काल की प्रसिद्ध कलाकृति कुतुब मीनार है। इस काल की प्रसिद्ध कलाकृति है कुतुब मीनार। ये तुर्की स्थापत्य कला का प्रसिद्ध नमूना है। तो ये तुर्की स्थापत्य कला का नमूना है। अर्थात देखिए यहाँ पर जो है अब कला में भी परिवर्तन, कला और संस्कृति दोनों में परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार दोस्तों लास्ट है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसके अंतर्गत भी बेसिक दोस्तों क्लास काफी लंबी हो चुकी है आप लोगों की, लेकिन ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, इसको कंप्लीट करके ही जाएंगे, अब है ना, कंप्लीट करके ही जाएंगे। चलिए, तो विदेशी यात्रियों का विवरण। तो दिल्ली सल्तनत में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। उनके लेख तथा ग्रंथ इस काल के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन है। तो विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी, जो विदेशों से, अन्य देशों से विदेशी भारत में आए, उन्होंने भी कई प्रकार के विवरण दिए, कई ग्रंथ लिखे, कई लेख लिखे। उनके लेखों से भी हमें भारत के बारे में पता चलता है। जैसे अल बरूनी ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें तारिक उल हिंद जो हम देख चुके थे दोस्तों, अरबी फारसी साहित्य में तारिक उल हिंद प्रसिद्ध है। उसने भारत भ्रमण किया और वहां से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके आधार पर ही उन्होंने जो है अपने पूरे ग्रंथ की रचना की। तो ये अल बरूनी की पिक्चर है, आप थोड़ा सा इमेज के माध्यम से भी इनको थोड़ा याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इब्न बतूता दोस्तों 1313 में भारत में आया था और ये 8 साल तक भारत में रहा। उसने भारत घूमा फिरा, भारत की यात्रा की और भारतीयों अपने ग्रंथों में या अपने लेख में भारत के खान पान, रहन सहन, अर्थात कुल मिलाकर भारत की संस्कृति के बारे में अपनी किताब उल रहला में जो है इसने लिखा, किताब उल रहला में। ठीक है, ये है इब्न बतूता। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है इब्न बतूता, शायद मेरे पीछे आ गए, थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये इब्न बतूता है ना। इसके अलावा मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था भारत में। 13वीं शताब्दी में उसने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण अपनी पुस्तक में किया। उसने वर्णन में दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का अच्छा चित्रण आपको देखने को इसमें मिलेगा। ये है मार्को पोलो। इसके अलावा अब्दुल रज्जाक 1442 में भारत आया। उसने विजयनगर के साम्राज्य के काल में सामाजिक और आर्थिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य अभी हम जब पढ़ेंगे अंदर इसमें मध्यकालीन इतिहास में ही दोस्तों जब हम पढ़ेंगे तो इसमें विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। जैसे कि जब हमारे भारत है दोस्तों, तो भारत के दक्षिण में, माफ करना मैप में ऐसे ही बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये भारत का जो दक्षिण है, हमारा ये दक्षिण का जो हिस्सा है, तो ये यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था। मध्यकालीन समय में विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर था।
है ना। जहां पे वर्तमान में अगर आप देखेंगे अभी दोस्तों, तो जहां पर अभी तमिलनाडु या कहें कि जो थोड़ा बहुत हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश, सॉरी माफ करना, छत्तीसगढ़ का, और थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हरियाणा, नहीं हरियाणा नहीं आएगा इसमें यार, इसमें दोस्तों तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आता है वर्तमान में। और इसके अलावा वर्तमान में तमिलनाडु के हिस्से के अलावा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं दोस्तों, जैसे कुछ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, तो इनके हिस्से से समाहित होकर, मतलब ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको इतना, तो जैसे थोड़ा सा हिस्सा ये दक्षिण में आपको तमिलनाडु का मिल जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर तेलंगाना का मिल जाएगा, जो वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है ये आंध्र प्रदेश का मिल जाएगा, है ना, थोड़ा सा उड़ीसा का मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये दक्षिण, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था। तो उसके बारे में भी अब्दुल रज्जाक ने अपने ग्रंथ में बहुत अच्छे से लिखा, उसके बारे में उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का बहुत अच्छे से वर्णन किया था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक। चलिए नेक्स्ट है निकोली कॉन्टी। निकोली कॉन्टी इन्होंने दोस्तों 1520 ईस्वी में भारत में आया था। उसने उसके लेखों से तत्कालीन भारतीय समाज की रीति रिवाज, रहन सहन, सब लगभग जितने भी यात्री रहे हैं उन सब यात्रियों ने इसी प्रकार से भारतीय समाज या भारतीय संस्कृति के बारे में लिखने का प्रयास किया था। आप बस थोड़ा सा इनका नाम याद रख ले भाई, जैसे मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, निकोन्टी, है ना, निकोली कॉन्टी, या पुर्तगाली, अब एक पुर्तगाली यात्री भी थे, डेमिगोडा पेज। तो इनका नाम याद रख ले और इनकी तारीख के समय का याद रख ले कि किसके समय में लोग आए थे, बस। तो उपर्युक्त विदेशी यात्रियों के अतिरिक्त और भी अनेक यात्री, कई सारे यात्री भारत में आए थे। अब सभी यात्रियों की लिस्ट तो आपको सामने यहाँ पर अपन प्रस्तुत कर नहीं सकते, है ना। तो इस कारण से दोस्तों इन सभी से भी हमें भारत की वर्तमान जो है मध्यकालीन स्थिति के बारे में भली भांति रूप से परिचय होता है, पता चलता है। ठीक है दोस्तों, सेशन हमारा हो जाता है कंप्लीट। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद में अब हमारी क्लासेस होगी स्टार्ट दोस्तों, और अब मध्यकालीन इतिहास को हम करेंगे स्टार्ट। और स्टार्टिंग से ही दोस्तों हम इसमें देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से इसको स्टार्ट करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, माफ करना दोस्तों, इसके बाद में अब हम देखेंगे, हाँ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से। तो कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रभाव कैसे भारत पर पड़ता है, किस प्रकार से इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, स्थापना करते हैं, ये सारी बातें हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इन सभी के लिए व्हाट्सएप नंबर, नए स्टूडेंट के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। और दोस्तों ये जो है टेलीग्राम ग्रुप है लोता जी क्लासेस नाम से, इसको ज्वाइन कर ले। सभी क्लास नोट्स आपको यहीं पर मिलेगी, यहीं से प्राप्त होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद।